जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स की। एमपीपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम 21 मई 2023 को यानी कि कल हुआ है। हम इस लेक्चर में सामान्य अध्ययन के पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के आधार पर मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि जीएस के पेपर 1 का संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए या आप अनुमान लगा सके कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग क्वालिफाई करने की संभावना नहीं रख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत कम जिसका नंबर आ रहा है, उसको किस प्रकार से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो कट ऑफ को क्लियर करने की तरफ बढ़ रहा है उसको अपनी तैयारी किस प्रकार से जारी रखना चाहिए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। पहले हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उनके आंसर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही कुछ अलग हो गया है ना। आप लोगों को यहाँ स्टार्टिंग में ही कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये देखा जा रहा था कुछ समय से कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में अब कम आने लगे हैं, तो कुछ लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना भी कम कर दिया था। लेकिन इस एग्जाम के बाद हिस्ट्री की तरफ लोगों का ध्यान निस्संदेह और ज्यादा बढ़ने लगेगा। ये है कि रिलेवेंट है क्वेश्चंस हर तरीके से पूछे गए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? जनरली अभी तक ये होता था कि परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई, राज्य में स्थान नहीं पूछता था। अभी तक पीएससी में ट्रेंड ये चल रहा था कि वो ईयर पूछता था, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछा। यहां सीधा ये पूछ लिया गया है कि किस राज्य में स्थापना हुई। आपका उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र। अब ये दिक्कत है कि जिस समय परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? 1849 में। क्लियर? दादोबा पांडुरंग और उनके साथियों ने मिलकर 1849 में इसकी स्थापना की थी और इंपॉर्टेंट समाज सुधारक व्यवस्था थी ये। तो इसकी स्थापना उस समय की थी बंबई में। उस समय बंबई हुआ करता था और अब ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो बंबई को ही आज आपने महाराष्ट्र कर दिया, पूरे स्टेट को। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे महाराष्ट्र। लेकिन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग तरीके से पूछा है। आप लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ के गए हो जैसे कि स्थापना का या तो कोई व्यक्ति पूछा जाएगा या वर्ष पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बार स्थान पूछा है। अलग व्यवस्था करने की कोशिश की है इस बार एग्जाम में पेपर सेट करने वालों ने, है ना। तो हम यहां पर इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि इस प्रकार से आपको स्टडी और आगे करनी पड़ेगी जो लोग क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, जिनके नंबर कम आने वाले हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ये वो समय था जब तुगलक वंश का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक हुआ करता था। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो हरिहर और बुक्का जो रहे वो इसके स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में गए थे और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उन्होंने इस नए साम्राज्य की स्थापना अपने पिता के नाम पर कर दी थी, जो लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों, ये है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मुद्दा करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा था। इसको ऐसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर में चर्चा में रहने का मुद्दा था दक्षिण में जो विरासत स्थल घोषित किए जा रहे थे उनके चलते यहाँ के क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहे और उसमें विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख स्थल भी देखने को मिले हैं, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य जो रहा वो क्वेश्चन तो ये हिस्ट्री का दिखता है, लेकिन ये मुद्दा करंट अफेयर में रहा और मैंने इसको डिस्कस भी किया था। YouTube पर जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में अगर आप जाके देखेंगे तो बकायदा करंट अफेयर के लेक्चर में, एक्चुअल में क्या है कि मैं इसको करंट अफेयर से क्यों जोड़ रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि करंट जो होता है उसको आपको कोर तक स्टडी करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि करंट की स्टडी कोर तक होना चाहिए। तो जब आप दक्षिण में ये मुद्दा चर्चा में रहा और को कोर तक जाएंगे तो ये करंट से कोड हो जाता है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन चर्चा में रहा था दक्षिण में किसी और वजह से, और अगर आप उसकी तह तक जाएंगे तो ये निकलता है। क्लियर? तो 1336 में हुई थी। यूट्यूब पे मैंने इस पे डिटेल में डिस्कशन भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो रहा उसके समय पर थे हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को दक्षिण में एक अभियान के तहत भेजा था तुगलक ने। वहां पर एक संत के संपर्क में आते हैं और कहीं ना कहीं अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों, एग्जाम के पहले दिन मतलब शुक्रवार शनिवार को जो लेक्चर अपडेट किया गया था हिस्ट्री का मेरे द्वारा, उसमें मैंने इसमें डिटेल में डिस्कशन की है। यहां तक कि जो YouTube पे शॉर्ट्स भी बनाया वीडियो,
उसमें मैंने डायरेक्ट इसकी बात की है। याद रखिएगा, एक दिन पहले ही लेक्चर अपलोड किया गया था, अगले दिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा है। 9 अगस्त 1942 को हुई थी स्थापना। क्लियर। यहां याद रखिएगा 8 अगस्त को ग्वालिया टैंक मैदान जो रहा, उस ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में बैठक हुई थी। 9 अगस्त को निर्णय किया गया था और जैसे ही आंदोलन चालू होता है तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मैंने डिटेल में लेक्चर में समझाया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। हिस्ट्री का पार्ट 4 गवर्नर जनरल और वायसराय की जो श्रृंखला के मैंने 4 लेक्चर डाले हैं, उसी के पार्ट 4 का हिस्सा है ये। क्लियर। तो वहां जाके देखिएगा। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1942 को यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये याद रखना है। यूसुफ मेहर अली थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि गांधी जी का ये पहला हिंसक आंदोलन रहा है। क्लियर। तो ये इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते, तो 9 अगस्त 1942 बताया था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों बचपन से ही सब सुनते आए हैं, गानों में भी आप लोगों ने सुना है। कबीर दास जी के दोहे जो हैं उनका ये कहीं ना कहीं एक संकलन है, और सीधा से सीधा ये तात्पर्य यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि लोग पढ़ पढ़ कर मर गए, विद्वान ना हो पाए, लेकिन जिसने प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया है वो पंडित हो गया। मतलब यहाँ पर प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने का मतलब ये है, प्यार के मतलब को जिसने समझ लिया बेहतर, वही यहाँ पर ज्ञानी हो गया है। ये कबीरदास जी के दोहे से लिया गया चैप्टर है, जो आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये शुरू का जो आपके क्वेश्चन देखने को मिले वो उनमें हिस्ट्री का दबदबा रहा है। पहले 4 क्वेश्चंस में अगर हम देखें हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप करंट अफेयर को करंट टू कोर स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी हिस्ट्री के इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जो करंट में मुद्दे चर्चा में थे, अगर उन्हीं को आप कोर तक स्टडी करते थे, ये 4 क्वेश्चन आपसे बन सकते थे। नेक्स्ट दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तिनकठिया पद्धति इसको कहा गया है। इसके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इतिहास का गवर्नर जनरल और वायसराय की जो मैंने सीरीज डाली थी, उसके भाग 3 में अगर आप जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। पार्ट 4 वाला लेक्चर डाला था जो अभी हाल ही में, उससे भारत छोड़ो वाला आंदोलन ऐसे कैसा आ रहा है, और भाग 3 वाला लेक्चर देखेंगे आप तो उसमें तिनकठिया पद्धति पर डिटेल में डिस्कशन किया है। तिनकठिया पद्धति मतलब इतने हिस्से पर किसानों को अपने खेत के नील की खेती करना थी। क्लियर। नील की खेती करना थी, और ये मुद्दा रहा चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो चंपारण बिहार का ये मुद्दा रहा, और यहाँ गांधी जी गए थे, और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह अगर था तो वो यही था। तो याद रखिएगा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह देखने को मिलता है, और ये व्यवस्था देखने को मिली थी हम लोगों को 10 अप्रैल 1917 को। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, 1917 में भी मैंने ये डिस्कस किया था करंट अफेयर के तहत, और ये एग्जाम में देखने को मिला था आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं तिनकठिया पद्धति संबंध में था। 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। नील क्या कि उस समय क्या होता था कि आप कपड़ा रंगते थे, तो कपड़ा रंगने के लिए आधुनिक रासायनिक कलर तो बन नहीं पाए थे। अब रासायनिक कलर नहीं बन पाए थे तो नील की खेती करना होती थी, जिससे कि उसके उत्पादन से कपड़े रंगने या कलर बनाने का काम होता था। अब यहाँ पर ये विद्रोह क्यों किया गया, क्यों गांधी जी को सत्याग्रह करने आना पड़ा? तो ये हो गई थी 20वीं शताब्दी, 1917 की बात हो गई। इसके पहले हम बात करें, पहला विश्व युद्ध चल ही रहा, इसके पहले बात करें तो प्लेग हो गया था। किसानों की पूरी हालत खराब हो गई थी, दक्षिण में भी, पूरे भारत में बड़े स्तर पर मंदी देखने को मिल रही थी, अकाल चल रहे थे। लोगों के पास पहले ही खाने को नहीं था, वो सोच रहे थे कि इतने हिस्से पे नील की खेती ना करें। क्यों? क्योंकि नील की खेती करने से ये हो रहा है कि अब तो रासायनिक कलर खोज लिए गए हैं, तो नील का दाम भी नहीं मिल पाता, और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी लगातार नील बोने से कम हो रही है। तो ऐसे में वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। गांधी जी गए, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और इनको 25% मुआवजा दिलवाया था, ये याद रखिएगा, और चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ था। इसी के साथ गांधी जी के लगातार 2 और सत्याग्रह देखने को मिलते हैं। इसको हम कैसे देखते हैं? CAK, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये 3 आंदोलन गांधी जी के भारत में प्रथम प्रयोग थे जो सफल रहे थे। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था गवर्नर जनरल और वायसराय की डिटेल लेक्चर्स के भाग 3 में।
तो अगर किसी ने उसको देखा होगा तो डिटेल अच्छे से लगा दिया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो और कान्हू। सिद्धो और कान्हू जो थे वो प्रमुख नेता थे। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल देखते हो तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ है। आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे बड़ा सा आपको थंबनेल दिखेगा, उस पर संथाल विद्रोह लिखा हुआ है। मैंने एक और लेक्चर श्रृंखला शुरू की है छोटे छोटे से क्वेश्चंस की, जिसमें मैं 2-3 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं और उसमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने संथाल विद्रोह को, अकेले संथाल विद्रोह को 2 से 3 मिनट में डिस्कशन किया है। तो सोचिए 5 से 6 लेक्चर डाले हैं विद्रोह के, उसमें से एक एज इट इज आ गया है। क्लियर? तो सिद्धो और कान्हू थे। 1855-56 में आप लोग देखते हो, है ना, जो झारखंड वाला इलाका है वहां पर ये देखने को मिलता है। मैंने उसमें संथाल का अर्थ भी बताया था। इसमें एक होता है संथाधन आल, इसका मतलब होता है शांति और इसका मतलब होता है मनुष्य, मतलब एक शांतिपूर्ण व्यवस्था पर आधारित जनजाति है संथाल झारखंड क्षेत्र में। तो इसके द्वारा विद्रोह किया गया था 1855-56 में, क्योंकि साहूकार महाजन ब्रिटिश शासन की पद्धति इनको बहुत परेशान कर रही थी। तो सिद्धो और कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। कान्हू का नाम दिया नहीं, सिद्धो का नाम आया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेहतर आए हैं। देखिए लगातार छठा क्वेश्चन लग रहा है हिस्ट्री से, लगातार प्रश्न हिस्ट्री से हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। और कहां हुई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में हुई थी। अब इस समय भी महाराष्ट्र दे दिया है। देखिए कितना अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। बंबई में स्थापना की थी, कब की थी? 1867 में। आचार्य केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन जो रहे, इनकी कहीं ना कहीं इनके ही वो अंतर्गत हम बोल सकते हैं। ये इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? महादेव गोविंद रानाड़े। महादेव गोविंद रानाड़े थे। इनके साथ थे आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानाड़े और अन्य साथियों ने मिलकर 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में ही, बंबई में ही किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो प्रार्थना समाज बनाया था ये स्त्री सुधार पर इंपॉर्टेंट काम करता था। इसने स्त्रियों के संदर्भ में शिक्षा की बात की, जो विधवा विवाह उसको बोल सकते हैं कि मंजूरी देने की बात की। तो ये इस प्रकार का काम करने वाला था प्रार्थना समाज। देखिए इसमें भी क्या बोला? स्थापना हुई थी, तो इसमें भी स्थान पूछा है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 7 क्वेश्चन देखें आप शुरू के, तो क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? हिस्ट्री से रिलेटेड मिल रहे हैं, और ये भी अभी चर्चा में रहा था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित हैं? नहीं है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो अजंता में अगर आप जाएंगे तो यहां पर 29 गुफाएं हैं। कब की है ये? गुप्त काल की है, याद रखिएगा। लगभग 200 से लेकर 650 एडी, 200 बीसी से लेकर 650 ईस्वी के आसपास तक यहाँ पर गुफाएं दिखती हैं। 29 की 29 दिखती हैं और सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र में सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं जो हैं वो धार में हैं। क्लियर? तो बाघ की गुफाएं धार में, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बलसाड़ जो है वो नहीं यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो बलसाड़ इसका उत्तर आएगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि किस प्रकार से है, और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में चर्चा की हुई है। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे मैंने विश्व विरासत स्थलों पर डिस्कशन किया है लास्ट। तो विश्व विरासत स्थलों की सूची पर जो डिस्कशन किया है उसके अंतर्गत मैंने सांची और इन स्थलों पर विशेष रूप से डिस्कशन किया है, ये ध्यान रखेंगे। और एक और चीज, आप जब YouTube पे सर्च करते हैं तो YouTube पे हम लोगों ने MPPSC के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज चालू की। उसमें हमने हर लेक्चर में MPPSC के 25-25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के MP स्पेशल डिस्कशन किया था। उसमें से ये क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट मिल जाएगा, बस ये ऑप्शन उसमें नहीं है, मैंने ये भी बता दिया। तो ये आपके प्रथम 8 प्रश्न रहे, जो 8 के 8 हिस्ट्री से हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग PSC प्रीलिम्स की दृष्टि में ये सोचते थे कि हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं है, तो उन लोगों को याद रखना है कि अभी भी आपको हिस्ट्री पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या स्थिति है? अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हिस्ट्री से है, क्या है? तहकीकात-ए-हिंद किताब के लेखक कौन हैं? तो तहकीकात-ए-हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद भी कहते हैं। अल-बरूनी जो है वो भारत आता है महमूद गजनवी के साथ। महमूद
गजनवी के साथ भारत आता है और भारत में एक लंबा समय गुजारता है। स्पेशली अगर देखें तो 1017 से लेकर 1042 के बीच में ये भारत में समय गुजार रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट एक समय आप लोगों को देखने को मिलता है किसके बारे में, अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी इसका सही उत्तर होगा। अब्दुल रजाक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अब्दुल रजाक जो रहा ये बहुत बाद का व्यक्ति है, अमीर खुसरो बाद का व्यक्ति है। क्लियर। जियाउद्दीन बरनी भी बाद का व्यक्ति है। आपका परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना जरूरी है कि अलवारों और नयनारों की अगर आपसे संख्या पूछता है तो नयनार संत कौन होते हैं दोस्तों? नयनार संत होते हैं शिव जी के उपासक, अलवार होते हैं विष्णु के उपासक। ठीक है। और दक्षिण भारत में ये विशेष तौर पर प्रसिद्ध रहे। 12 और 63 संख्या आपको देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है। यहां पर आपका उत्तर क्या आना चाहिए? मेघालय आपका उत्तर सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि मेघालय जो रहा यहाँ पर लगभग 27% के आसपास आपको वृद्धि दर देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कौन से देश से नहीं गुजरती? बांग्लादेश से। ये नदी जो है ना, इसको दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी के तौर पर जानते हैं। कहां से आती है? ये तिब्बत क्षेत्र से आती है। निकलती कहां से? तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, चीन से बहती हुई आती है। ठीक है। और ये कंबोडिया में भी जाती है, वियतनाम में भी जाती है और लाओस में भी जाती है। बांग्लादेश पीछे पड़ गया, बांग्लादेश पीछे रह गया है। म्यांमार से ये नदी है, म्यांमार में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर म्यांमार होता तो फिर अलग बात होती। तो म्यांमार भी देखने को मिलता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस भी देखने को मिलता है। बांग्लादेश पीछे हट जाता है, इसमें नहीं होती। अच्छा, ये भी करंट अफेयर का मुद्दा है। आपको लग रहा होगा भूगोल का, ज्योग्राफी से आप इसको देंगे, जनगणना वाला आपको ज्योग्राफी से लग रहा होगा, लेकिन ये करंट का है। करंट से कैसे है? क्योंकि 2021 की गणना होनी थी भैया, नहीं हो पाई है। 2021 में गणना होनी थी, जनगणना नहीं हो पाई है, उस पर काम चल रहा है। तो जनगणना का मुद्दा वैसे ही डिस्कशन में है। और मैंने करंट अफेयर की क्लास में कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा। करंट टू कोर करंट अफेयर की स्टडी कीजिए। जो व्यक्ति करंट टू कोर स्टडी करने वाला होगा उसके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम होती है। क्लियर। करंट में मुद्दा उठाइए और उसके तह तक चले जाइए, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगी। ये मिकांग नदी वाला जो क्वेश्चन है वो है तो भूगोल का प्रश्न, लेकिन करंट अफेयर में ये 2021 और 2022 में डिस्कशन में रहा है। अब आप 1 साल या 15 महीने का करंट अफेयर तो लेकर चलते हैं भाई एग्जाम में। 2021-2022 में चर्चा में रहा है। और चर्चा में रहने का कारण भी देखिए क्या था कि चाइना जो है, चीन ने क्या किया है, ये मिकांग नदी जो है इस पे जिंगहोंग बांध बना रखा है। और इस जिंगहोंग बांध बनाने के कारण ये बाकी के जो देश हैं जहां से ये नदी जाती है दक्षिण पूर्व एशिया के, वहां के 7 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो रही है। क्यों प्रभावित हो रही है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो आवागमन यातायात करना चाहिए था वो किससे होगा? इस नदी के द्वारा होता था। अब ये क्या होता है कि जो चाइना है वो पानी रोक लेता है, इस नदी का पानी रोक लेता है, तो इस नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आवागमन नहीं हो पाता। तो ये सभी के सभी देश जो हैं वो इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं और इसको लेकर विरोध भी करते हैं। और जब इसके ऊपर एक मिकांग नदी आयोग बनाया गया तो उसने भी सारा के सारा ढर्रा जो था वो चीन पर थोप दिया है कि भाई चाइना की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो ये विवाद का मुद्दा रहा, 21 और 22 में डिस्कशन में रहा था। कहीं ना कहीं मैं इसे मानता हूं कि चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन देखने को मिलता है। वरना आप इसको भूगोल के क्वेश्चन से रिलेटेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूगोल का प्रश्न तो है ही। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि 2021 में 22 में चले जाएं आप, तो 22 में ये डिस्कशन में रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो परेशान करता रहा है और चाइना का भी वियतनाम पर अटैक करने का भी रहा है। तो वियतनाम के साथ तो डिस्प्यूट्स हैं ही। तो इसी वजह से आपका चाइना और इन नदी के विवाद के कारण ये स्टेट्स भी आ गए हैं चर्चा में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही? देखिए क्वेश्चन फिर जनगणना से आ गया और मैं फिर वही कहूंगा, 2021 में गणना होनी थी, कोरोना के कारण हो नहीं पाई। अब सरकार ने जनगणना का काम जारी है, अभी धीरे धीरे करके हो रहा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिस्कशन में रहा। वैसे आप इसको भूगोल में रख सकते हैं। मिजोरम का 89.40% साक्षरता दर। अदर राज्यों की देखें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 76.60, महाराष्ट्र में लगभग 75.48 और गोवा में लगभग 81.84 के आसपास साक्षरता है। क्लियर?
तो मिजोरम आएगा इसमें उत्तर, ये याद रखिएगा। कुछ में क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 ईस्ट रीज, ईस्ट दे दिया है, 90 पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। अब 90 पूर्व में जाएंगे तो भाई ये तो पश्चिम में है, ये उत्तर में है। आप जाएंगे प्रशांत महासागर बहुत आगे है, उत्तर क्या होगा आपका हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध लैंडलॉक देश नहीं है। तो उत्तर क्या है, थाईलैंड। इन चारों में से बताना है, थाईलैंड है। देखो नेपाल उत्तर में है भारत के, लैंडलॉक्ड है, आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इजीली आप लगा लेते। भूटान जो है वो भी हमको पता है कि भारत का उत्तर में पड़ोसी राज्य है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो लैंडलॉक दिखते हैं। अब ऑप्शन आता है लाओस और थाईलैंड में, तो याद रखना जो लाओस की पोजीशन है ना वो बीच में है, इसके पीछे थाईलैंड है, और थाईलैंड जो है वो पीछे समुद्र से लगा हुआ है। और इसके आगे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वियतनाम की बाउंड्री दिख जाती है, तो लाओस बीच में फंस गया है वियतनाम के और थाईलैंड के, इस वजह से आपका लाओस भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या है आपका, थाईलैंड है। थाईलैंड जो है वो समुद्र से टच हो जाता है, और लैंडलॉक्ड उसी को कहते हैं जो किसी समुद्री सीमा को, जल सीमा को नहीं छूता होगा। तो ये भूगोल के क्वेश्चंस थे। तो यहां से ये तो देखने को मिल गया कि भूगोल से और इतिहास से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ये याद रखना है। ठीक, फिर हम आगे बढ़े तो अगला प्रश्न भी भूगोल से आपको देखने को मिल रहा है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है वो देखना है। क्या भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है, भाई ये तो सही है, भाई ये तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत में दिन ब दिन काम तो चल ही रहा है, तो पवन ऊर्जा में घटाव तो होना नहीं, वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो पवन ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि हुई है, ये तो हर किसी को ही सही मानना चाहिए। दूसरा बात करें, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा की क्षमता का लगभग 22% है। फिर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का 24% था, और पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। देखिए सब चीजें आप विचार करने में सोच सकते थे, लेकिन ये अगला जो दे दिया कि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये थोड़ा सा समझने वाली है। मध्य प्रदेश का इसमें 8वां स्थान, ठीक है। तो इस वजह से कोई और पॉइंट पढ़ना ही नहीं है। जहां मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान दिख गया, इसका मतलब आप समझ लिए कि कुछ ना कुछ स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अगला उत्तर है आप लोगों का, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर। अब देखिए हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। बिल्कुल, हमारे देश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, ठीक है। फिर बात करें, देश के लोहे के संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। फिर है कर्नाटक में बेल्लारी, तो कर्नाटक और बेल्लारी का जैसे आ जाएगा तो ये तो सही हो जाता। क्लियर, ये भी सही हो जाता है। अगर बात करें मयूरभंज और आ जाए क्या उड़ीसा, तो ये इस वजह से सही हो जाता है। तो दोनों ये सही है, और वृद्धि ये तो मिलता ही है। इसका मतलब आपका गलत क्या है ये, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्लियर, क्योंकि इनमें भंडार है लेकिन दोनों में ही मिलाकर 80% नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ेगा लोहे के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, 2020-21 में कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, ये याद रखिएगा। एटलस पर्वत कहाँ है, ये तो क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया है, होमवर्क से प्रश्न आया हुआ है। एटलस अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में क्या है, रॉकीज है। दक्षिण अमेरिका में क्या है, एंडीज है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट डिवाइन रेंज है। लेकिन एटलस कहाँ है, अफ्रीका में है। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, तो सुंदरवन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, यहाँ पर ये वाला माहौल नहीं मिलता। अल्पाइन यहाँ पर मिलेगा नहीं, ठंडा क्षेत्र नहीं होता। उपोष्ण वाले क्षेत्र में आता नहीं, तो यहाँ पर मिलना नहीं है। सुंदरवन तट में है तो तटीय वन मिलेंगे, यहाँ पर डेल्टा मिलता है। ज्वार यहाँ पर इंपॉर्टेंट वनों के अंतर्गत विकसित करने के लिए इंपॉर्टेंट घटना लगता है, तो ज्वारीय वन यहाँ पर मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपके क्या हो गए, भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पियोड को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिनोवियल जोड़ कहते हैं। ये बायो का क्वेश्चन आ गया साइंस का,
ठीक है। फिर साइंस का है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बेगन, सॉरी, है ना। अब यहां देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है, तो बीटी बेगन जो है वो कीट प्रतिरोध के लिए किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। तो बीटी बेगन और बीटी कपास, इन सब चीजों को डिटेल करना है। और मुद्दे वाली बात है कि ये मैं करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। करंट अफेयर में आप जाएंगे तो आप जब लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें थंबनेल में आपको सीधा दिख जाएगा कि डिस्कशन किया हुआ पॉइंट आ रहा है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है, विटामिन के होता है। क्लियर, अगर ये ना हो तो आप लोगों के ब्लड को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ब्लड का थक्का जमने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन के होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है उसको कहते हैं इकोटोन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है, करंट अफेयर में डिस्कशन किया, कुछ ही दिन पहले डिस्कशन किया था, ये पश्चिमी घाट। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एनीमोमीटर जो है वो किस काम में आता है, तो वायु की गति के मापन के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां है, भोपाल में है। क्लियर, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है, तो आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका उत्तर ए सही है, लेकिन जब आप पेपर को देखते हैं, मैंने यहां पर चेंज कर दिया, जब आप पेपर को देखेंगे ना तो पेपर में आपको यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इनका जो क्रम है वो अलग अलग मिलेगा। क्रम को ही अगर देखना है, अगर इसके पूरे संक्षिप्त रूप को ही देखना है सही से, तो आपको आयुष मंत्रालय जो है उसकी वेबसाइट पर जो इसका पूरा मिलेगा वो इस प्रकार से मिलता है। लेकिन आपके एग्जाम पेपर में इसमें आपको थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है, यूनानी हो, सिद्ध हो और होम्योपैथी। ये जो शब्द हैं, ये 3 शब्द जो आखिरी के हैं वो आगे पीछे हैं। क्लियर, ये आप आपके पेपर से मिलाकर देखिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या स्थिति है ना। अगर पेपर के हिसाब से चले तो आगे कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है, परंतु इसका सही क्रम यही है, बाकी तो हो नहीं सकते, ठीक है। चलिए, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है, कैडमियम। क्लियर, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, FPO। ये तो FPO FC आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के लिए, देखो केले के लिए बुरहानपुर प्रसिद्ध है, इनमें केला नहीं होता। और दक्षिण में दक्षिण तरफ आता है मध्य प्रदेश, किसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये केले के लिए साथ साथ कपास के लिए भी हो सकता है। काली मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है, तो केले और कपास दोनों में आप बुरहानपुर का नाम लगाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पोल कहते हैं, खुटिया पटेल कहते हैं। तो सहरिया लोग अपने आप को खुटिया पटेल कहलाना अच्छा महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं सहरिया इसमें आएगा। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना हाल ही में चली गई, 1000 रुपए प्रतिमाह देना है बहनों को, तो ये शिवराज मामा ने वादा किया है, तो इसको तो आप गलत करके आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी फॉर्म भरने के लिए जा ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है, डिंडोरी। 100 से भी कम जनघनत्व है यहाँ पर, 100 से भी कम जनघनत्व। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, 3 बार। क्लियर, इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन रही, सरला ग्रेवाल रही, 1989 से 1990 तक पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी जानी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही लगा सकते थे भाई, आनंदीबेन पटेल और द्रौपदी मुर्मू, ये 2 तो आपको अच्छे से पता है ना। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना था। सरला ग्रेवाल आपने बार बार सुना होगा। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1000। 1 से लेकर 5000 की जनसंख्या पर आप ग्राम पंचायत स्थापित करते हो, तो याद रखिएगा
ये क्वेश्चन तो पटवारी की तैयारी करने वालों ने बहुत अच्छे से लगाया होगा। जिन लोगों ने पटवारी की तैयारी पुराने सिलेबस के आधार पर पहले से कर ली होगी, उन्होंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का उत्तर लगाया होगा। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। बहुत आसान क्वेश्चन रहा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता? देखिए, क्वेश्चन का उत्तर तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री होगा, लेकिन अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में बोली नहीं गई है। लेकिन जिस हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं, अगर मान लीजिए हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में देखते हैं, तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि उत्तर होना चाहिए कि जो पीएम के बाद वरिष्ठ माना जाए उसको ही आप अध्यक्षता करने की बात करते हैं। तो जो वरिष्ठतम मंत्री होगा, उसका ओहदा जिसका बड़ा होगा, उसको आप इस तौर पर मानते हैं। परंतु मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, अगर इसको प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्वेश्चन देखते या नॉर्मली आप ऐसे क्वेश्चन के तौर पर देखते तो आपका उत्तर जो है वो गृह मंत्री हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्री ये आपको उच्च मंत्री दिखता है बाकी सब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंध में सही नहीं है? तो मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए गए हैं क्लास में। क्या है? ऋतु, शीत ऋतु उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में दक्षिणी भागों की तुलना में तापमान कम होता है। बिल्कुल कम होता है। हिमालय से नजदीकी बढ़ जाती है, ठंडा बहुत ज्यादा होता है। सबसे ठंडे जिलों में शिवपुरी आता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको 2 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान देखने को मिलता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करता है। बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी भाग जो है मध्य प्रदेश का, उसमें 200 सेंटीमीटर 150 से 200 सेंटीमीटर तक भी वर्षा देखने को मिल जाती है कुछ कुछ क्षेत्रों में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, ये सब क्षेत्र ऐसे ही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। देखिए, ये वो क्षेत्र हो गए जो मध्य भारत के पठार पर हैं, और यहाँ की जलवायु की विशेषता है गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में ज्यादा सर्दी। तो दोनों मौसम में ज्यादा का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपको विचारना है। और सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, बिल्कुल शुष्क होती है, बस मावठा गिरता है, वो भी थोड़ा बहुत 5 सेंटीमीटर के आसपास ही बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो शीत ऋतु शुष्क होती है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया के जिलों में तापमान कम नहीं रहता, ज्यादा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया का तापमान दोस्तों 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक भी गया है। तो इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े उत्पादक भंडार कहाँ है? तो बालाघाट में। बालाघाट, ये तो मैं नहीं समझता कि किसी ने गलत लगाया होगा। कोई पहली बार अगर पीएससी बिस्तर में से उठ के देने चला गया होगा तो उसने भले ही गलत लगा दिया होगा, लेकिन बाकी जो लगभग 2-4 महीने से पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहां पर समझते हैं कि बेहतर लगाकर आए होंगे। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही। बघेलखंड लाल मिट्टी का क्षेत्र है। बघेलखंड जो है वो सबसे छोटा प्रदेश है मध्य प्रदेश का, 7% के साथ। उपजाऊ नहीं है, ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि लाल मिट्टी में चावल की खेती ज्यादा होती है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, तो लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक नहीं होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, याद रखना है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी मिलती है। आप बोल सकते हैं कि मालवा पठार में काली मिट्टी मिलती है। देखो, गहरी काली मिट्टी बोलना थोड़ा सा सही नहीं, लेकिन हाँ मिलती है, ये मान लीजिए कि काली मिट्टी का क्षेत्र है। क्लियर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सोचिए कि यहां पर आपको जो नदी देखने को मिलती है वो नदी मिलती है चंबल, और चंबल अपने साथ बहुत ज्यादा अवसाद के जमाव को लेकर जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही प्रतीत होता है। ये पूर्णतः सही मैं इनको नहीं कहता। गहरी काली मिट्टी के क्षेत्र मध्य प्रदेश में थोड़े से अलग हैं। जो मालवा का पठार है इस पर काली मिट्टी मिलती है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम इलाके में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। बेसिकली जलोढ़ मिट्टी का ज्यादा जमाव मध्य भारत के पठार पर है, भिंड मुरैना क्षेत्र में जाते हैं वहां पर, लेकिन थोड़ी मात्रा में यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। अब आपको इन सभी कथनों में से सही बताना है। तो देखिए, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, और इसमें भी 2 नंबर है। इसमें मेहनत करनी नहीं है। अगर आप इस प्रश्न को इतना पढ़ना नहीं चाहते तो आपको सिर्फ ये देखना था
कि लाल पीली मिट्टी उर्वरता नहीं है। अब जिसमें दो नहीं है वो तो ऑटोमेटिक सही हो गया, मतलब आपको बाकी के बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, सीधा सीधा आप लगा सकते थे। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लाल पीली मिट्टी जो होती है वो उर्वरता शक्ति उसकी अधिक नहीं होती, कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में 2 नंबर का जो है ये तो गलत हो ही गया है। अब आप यहां देख लीजिए कि 2 नंबर का इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब बचा क्या, इसको आपको प्रश्न पेपर के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिली है। तो यहां पर प्रश्न जो है इस बार के पेपर में बड़े देखने को मिल रहा है, टाइम टेकिंग है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था आपको वैसी देखने को मिल रही है कि सरल सरल क्वेश्चन से ज्यादा कठिन नहीं है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, कुएं एवं ट्यूबवेल है। लगभग 67 से 69% के आसपास हम इससे खेती करते हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में उनके स्थानों के आधार पर बताइए। बारना परियोजना रायसेन में है, कोलार परियोजना सीहोर में है। जब भी आप भोपाल गए होंगे तो आपको बार बार ये देखने को मिला होगा। सुक्ता परियोजना और पुनासा खंडवा में है, सुक्ता बुरहानपुर में देखने को मिलती है, बैतूल दे दिया गया। तो ये वाला उत्तर जो होगा वो आपको लगाना है कि सुक्ता जो है वो मैच नहीं करता है। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस एमपी जीके के लमसम है, बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको एमपी जीके के, ठीक है। हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिले, एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी थे। साइंस के अभी तक के डिस्कशन में हमें 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कथन सही नहीं वो पूछा गया है। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश इसमें तीसरा है, विचार करने योग्य है। जबलपुर जिले में उत्तर हेमेटाइट मिलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद हमको नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद नुकसान हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है। भाई 6th नंबर पर है मध्य प्रदेश लोहे के उत्पादन, तो पहले ही आपने गड़बड़ कर दिया। मतलब देखिए पहले ऑप्शन, अगर आपको ये पता है कि लोहे का उत्पादन कितना होता है तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो लोहा उत्पादन है वो इतना नहीं है ना। आप 6ठे नंबर पर आते हैं, क्लियर। तो ऐसे में आपका पहला वाला उत्तर तुरंत हो जाता, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है अखरानी और मथावर पहाड़ी। देखो अखरानी और मथावर पहाड़ी आ गई, और अगर आपने मध्य प्रदेश को मैप के हिसाब से पढ़ा है तो अखरानी और मथावर पहाड़ी जो होती है वो नर्मदा के स्थान पे आती, सोन उत्तर की तरफ जाती है, चंबल उत्तर की तरफ जाती है, केन उत्तर की तरफ जाती है। एवे नहीं हो गए। जिस हिसाब से आपको इनकी अगर लोकेशन पता है तो आपको क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, ऑप्शन देखना ही नहीं है, खटक करके नर्मदा लगा देना, ठीक है। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी बेतवा के साथ बहती है, ठीक है। यहां आ जाइए, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? श्योपुर। अब श्योपुर क्यों आया देख लीजिए, ये कूनो वाला क्षेत्र है, चीता वाला क्षेत्र है, और मैं बोलता हूं करंट अफेयर में डिस्कशन में रहा है, चीता छोड़ा ही इसलिए गया क्योंकि यहां पर वन है। रतलाम में कम है, उज्जैन में कम है, इंदौर में कम है। रतलाम में तो, उज्जैन में तो बहुत ही कम है, ये झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम में कम है, इंदौर में ठीक है, खंडवा आसपास के वनव्रत में दिखते, लेकिन इंदौर में तो सिटी दिखता है। तो ये वाला एरिया याद रखिएगा कि श्योपुर चीता छोड़ा है ना, तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए जिसने ये क्वेश्चन गलत लगाया है वो एग्जाम में सोच नहीं रहा है, जिसने बेतवा की जगह पर दूसरा लगा दिया वो एग्जाम में सोच नहीं रहा है। बीना, धसान, बनास और बेबस इनका एरिया ही अलग है। तो अगर आपने मैप के आधार पर स्टडी किया है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो उत्तर गलत नहीं होते इस पेपर में। इजी क्वेश्चन से याद रखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से अब आपको रतलाम उज्जैन दिख रहा है और श्योपुर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता? मंडला। छतरपुर उत्तर में है, मंदसौर पश्चिम में, नरसिंहपुर है। मंदसौर में तो हो नहीं सकता, उत्तर पश्चिम में आ गया पूरी तरीके से। तो आप देखिए कि मंडला दक्षिण पूर्व में आता है। जिसने पहले देखा कि दक्षिण पूर्वी इलाका मध्य प्रदेश का जो है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, तो फिर मंडला उन्हीं में आ गया ना, ये मध्य में हो गया, ये पश्चिम में हो गया, उत्तर में हो गया, तो ऐसे आपका उत्तर मंडला हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और देशी व्यापार का लाभ है? तो माल की उपलब्धता में कमी। भाई लाभ बोला है ना, अब इसका उत्तर आप कैसे गलत कर सकते हो? लाभ बोला है ना, कमी और बेरोजगारी दर। अगर औद्योगिक विकास हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, तो उससे बेरोजगारी कैसे होगी?
उससे आर्थिक विकास में कमी हो सकती है क्या? उससे माल की उपलब्धता में कमी होगी? तीनों ऑप्शन सोचने वाली बात है भाई। बढ़ी हुई स्पर्धा सही उत्तर है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? कल ही डिस्कस किया है इसको तो हमने नोटबंदी के कारण। 1949 में हुआ है, 1935 में बना था ये, ठीक है। तो देखिए पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है ना, उन क्वेश्चंस में ज्यादा सोचने की स्थिति नहीं है ना कंफ्यूजन की स्थिति है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? आर्टिकल 222। क्लियर? किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी ने कहा था। ये बात उस समय की थी जब देश में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर चर्चा हो रही थी, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर चर्चा हो रही थी तो गांधी जी से पूछा गया था कि भारतीय संविधान को लेकर आप क्या कहते हैं, तो फिर गांधी जी ने कह दिया था कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। 1939 में इस बात को और प्रखर तरीके से कहा गया। गांधी जी का ये डायलॉग रहा है, याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में आया है और मैंने पहले ही कहा है कि गांधी जी से क्वेश्चन जरूर आता और आना ही था। नेक्स्ट है नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव का प्रस्तुत किया 13 दिसंबर को। 13, 9, 11, 13 याद रखिए। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक के साथ उद्देशिका प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये आसान सा प्रश्न हो गया आपका। भारतीय संविधान सभा का 91वां संविधान संशोधन क्या व्यवस्था करता है? तो 2003 में हुआ था। मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर रहा था। 15% के आसपास मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। बाकी तो ST/SC के लिए 89वां संशोधन था, ये करंट अफेयर में मैंने डिस्कस किया है ना। और मंत्री परिषद वाला जो रहा ये भी मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया है, क्योंकि मंत्रियों की व्यवस्था में लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा था इसलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? 1919 का भारत शासन अधिनियम दिया गया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है भारत के, ये अभी डिस्कस किया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया है। कुछ दिनों पहले मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल और वायसराय की परिषद या उसके डिस्कशन किया लेक्चर्स, उसके भाग 3 में मैंने इसको डिस्कस किया हाल ही में। भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्तियां, आर्टिकल 72, सीधा क्वेश्चन दिया, आर्टिकल 72 में है ना। तो क्वेश्चन देखिए, हम लोग 58 क्वेश्चन तक आ गए और 58 क्वेश्चंस में एक आधी आपको साइंस का इधर उधर लग सकता है थोड़ा सा टफ, बाकी सभी क्वेश्चन इजी हैं, आसानी से आपके बनते हैं, है ना। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसके कहे गए कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है। कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जा रही थी उस समय, ये कथन इन्होंने दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का और महाभियोग 61, है ना। अगर यहां पर 56 होता तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे, 56 नहीं 61 है। सीधे सीधे आर्टिकल पूछे हैं, सीधे सीधे आर्टिकल पूछे हैं, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एपेंडिक्स 2023 की दूसरे के लिए मेजबान किया गया था? पुणे किया गया था, करंट अफेयर में डिस्कस किया गया है ये। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की तरीके से महू में की गई है? महू ही आप लगाते, कहीं और आपको लगाना ही नहीं था, क्योंकि सेना की बात आ गई है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लोगों ने इसको सही किया होगा। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 इंदौर में किया गया है, चर्चा बहुत रही थी, सजाया गया था इंदौर को। तो ये देखिए क्वेश्चंस, अगर आप डे टू डे करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर को करंट टू कोर पढ़ते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी, बार बार रटते आए हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां याद रखिएगा, रंगास्वामी कप, पोलो, शीश महल ट्रॉफी, क्रिकेट, जावेदन ट्रॉफी, हॉकी, रोवर्स कप, फुटबॉल। 2, 3, 4, 2, 3, 4। रंगास्वामी कप जो है वो पोलो से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो 2, 3, 4 आपका ऑप्शन हो गया सही, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी खेल के लिए 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया? देखिए किस प्रकार से फंसाया ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो
मैक्सिमम लोगों ने तुक्का लगाया होगा, वरना जिसने लगातार वो 2-3 साल से पीएससी दे रहा है उसने अगर यहाँ पर किया है तो वो समझ सकता। बाकी तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपने सही कर दिया। ठीक है, इसका उत्तर है रोमेश पठानिया। इनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला था 2020 का। मर्जबान पटेल हैं, इनको 2019 का लाइफ टाइम मिला था हॉकी में। जूड फेलिप्स जो हैं इनको सन 2020 में मिला था और सरपाल सिंह को 2021 में मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइफ टाइम वाले हैं, ये चारों के चारों को मिला हुआ। देखिए किस प्रकार से फंसाने की कोशिश की गई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन ये है कि जरूरी नहीं कि हर किसी से बना हो, तो ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको आराम से बनता है। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बॉल जीता है? तो लियोनेस मेसी ने जीता है, मेसी। खाद्य और कृषि संगठन कहाँ है? रोम में है। मैंने पहले ही कहा है कि जकार्ता जिनेवा में ट्रेड रिलेटेड है ना, है तो कहीं ना कहीं रोम में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 से सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी ने लॉन्च किया था। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जी हैं, नरवत जी के स्थान पर ये आए हैं, ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, कौन राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारासिंगा का नाम का एक शुंभकर प्रस्तुत करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए है? तो याद रखिएगा, डोकरा कला जो वो धातु से संबंधित है और यहाँ पर सजावटी कपड़ा दे दिया था। इस आधार पर आप इसको तुरंत पहचान सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका जो है वो इधर उत्तर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है, जबकि ये ढलाई से धातु से संबंधित काम है। तो ठीक है, और बेसिकली ये ढोकला जो कला है ये बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रही है, बहुत प्राचीन काल से चल रही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें समाज सेवा आपका उत्तर है, लेकिन मैं समाज सेवा वाले के साथ साथ इस पर भी मैं बात कर सकता हूं, है ना। इसको एग्जाम में आप लोग जब एमपीपीएससी के फाइनल आंसर की आए उसमें इसको समझिएगा, क्योंकि निर्मल वर्मा पुरस्कार जो है वो एक संस्मरण के लिए दिया गया है। कब दिया गया है? तो लगभग मान लीजिए अक्टूबर 2022 में संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर जी ने ये पुरस्कार दिए थे। तो मुझे ये याद है क्योंकि उस समय मैंने करंट में इसकी बात की थी, तो कहीं ना कहीं ये संस्मरण के लिए दिया गया पुरस्कार है। आदिवासी क्षेत्र जो है वो समाज सेवा यहाँ दे दिया, तो समाज सेवा थोड़ा सा मुझे, और यहाँ पर हिंदी भाषा प्रसार वाले में थोड़ा सा है इशू। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको, वैसे तो उत्तर यही है, परंतु आप लोग इसमें और इसके कारण या इसका आधार देखिए, तो उस हिसाब से आपको ये आंसर की तक रुकना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? अब देखिए, जब आप यहाँ पर गंगेदेव की बात करते हैं, क्लियर, जब आप यहाँ पर गंगेदेव की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगी। जो गंगेदेव जो शासक रहा है वो 1015 से 1041 के बीच में रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अल बिहारी का नाम छोड़ दें तो अल मसूदी जो है वो 1890 से 896 से 956 तक था, तो ये तो है नहीं। इब्न बतूता जो 1833 के आसपास भारत आता है, ये था नहीं। अल बरूनी एक ऐसा व्यक्ति बसता है जो 1017 से लगभग 20 के बीच में इस दौरान रहता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस कर लिया कि अल बरूनी जो है इसका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट। भागीरथ सिलावट जो है वो इंदौर के पास में देपालपुर जो रहा 1857 के क्रांति में भाग लिए थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? सांची में मिलता है, क्योंकि सांची के स्तूप में कई तोरण द्वार बनाए गए हैं, जहां पर इसका अंकन भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सांची के स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, इसकी विशेषता ही है तोरण द्वार, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साकेत रामायण कला बिल्कुल ओरछा में है। सृजनपीठ प्रेमचंद की उज्जैन में विक्रमशिला में है। मुक्ति बोर्ड है ना, कहीं ना कहीं जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर का, उसमें है। तुलसी शोध संस्थान जो है वो चित्रकूट में है, इसमें भोपाल आ गया, ठीक है। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित? दशपुर। एक्चुअल में दशपुर जो है वो मंदसौर था,
तो इससे संबंधित ही आप लोगों को याद रखना है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? लोकमत के थे, जो उन्होंने 1931 में निकाला था। तो ये एमपी से आपको क्वेश्चन का बिल्कुल लॉट सा दिख रहा है, लगातार आप देखिए क्वेश्चन का लॉट सा दिख रहा है एमपी से। आनंद सिंह श्याम और धनबाई कलाकार का संबंध किससे है? गौण चित्रकला से है, ये याद रखिएगा। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं परामर्श देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा की जाती है? तो के संथानम समिति 1960-64। दोस्तों करंट अफेयर में 2-3 दिन पहले ही डिस्कशन किया है मैंने ये मुद्दा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि संतानम समिति के लिए किया गया है। और 2-3 दिन पहले ही मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने सीबीआई का डिस्कशन किया था, तो सीबीआई भी इसके संतानम समिति के अनुशंसा पर ही बनाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है? आर्टिकल 338 जनजाति आयोग। अगर याद रखिएगा अनुसूचित जाति आयोग, अगर जाति आयोग है तो 38, जनजाति आयोग है तो 38 क, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। अगर आप विधानमंडल के सदस्य हैं, विधायक है, तो नहीं हो सकते। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती, ठीक है? मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विशिष्ट विश्लेषण कीजिए। मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में कार्य संस्था को प्रोत्साहित करता, बिल्कुल सही है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, तो दोनों के दोनों सही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कहां दी है? द्वितीय अनुसूची में दी है भारत के, याद रखिएगा आप लोगों को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 फरवरी 1994 को आया है। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 315 में है। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक बैठता है वर्णन? तो नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, बिल्कुल सही बात है। नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, ये भी सही बात है। तकनीकी आधार पर शासन की व्यवस्था देना, और ई वाणिज्य, ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है दोस्तों? तो ये बैठता है तकनीकी आधार पर व्यवस्था देना, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? कार्टेसा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं? जॉन मैकार्थी को कहते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करना, खतरे की रोकथाम करना, उपयुक्त सभी के सभी देखने को मिलते हैं। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो विश्वव्यापी पहुंच आपको ई कॉमर्स से देखने को मिलती है। कहीं भी बैठे कहीं पर कोई सी चीज पहुंचा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? असमर्थ मनुष्य की मदद करता, बिल्कुल करता है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है ना? ये भी सही है, 3 सही है, ये गलत है। ये फायदा नहीं है, ये नौकरियों को विस्थापित नहीं कर सकते। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये बिल्कुल इसका अनुकूलन कहलाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट की डायोड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? क्षमता। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक होल युग में पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? अशुद्धि, अंतःक्षेप। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया सभी क्वेश्चंस पे, और सबके आपको एग्जैक्ट उत्तर मिल गए। ये उत्तर देखने के बाद आपको कोई और आंसर की देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कोशिश मत करिए कि इसके बाद आप यहाँ की वहां देखिए, 10 देखेंगे आपका दिमाग खराब होगा, अलग अलग आपको मिलेगा। ये सटीक एनालिसिस बेस पर मैंने उत्तर की तैयार की है जो आप लोगों को बताई है। अब यहाँ देखिए कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन और एमपी, ये चारों सब्जेक्ट की भरमार रही है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इन चारों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उनका ये पेपर छूटना चाहिए। अगर देखें तो पेपर जो रहा उसमें क्वेश्चंस लेंदी इस बार दिए गए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पढ़ने में समझ
कहीं ना कहीं आपको देर लगती, लेकिन बहरहाल अगर सभी प्रश्नों का उत्तर देखें आप, तो जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है और वो इन क्वेश्चंस को बेसिक आधार पर समझ सकता है, वो अच्छे से इस पेपर को करके आया होगा। तो मेरे हिसाब से जो पेपर है वो ज्यादा सरल नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादा कठिन भी नहीं है। पेपर बहुत इजी सा आप मान सकते हैं, जिसमें आपको जिस हिसाब से आप लोग स्टडी करते हैं पैटर्न बेस्ड वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ज्यादा उलझाने वाले उटपटांग सवाल देखने को नहीं मिले हैं जैसे पहले के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जो होंगे वो आराम से 74 to 76% इसमें कवर कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो लगभग 74 से 76% आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो, और इस बीच में ही आपका कट ऑफ भी हो सकता है। तो जिसके 74 से 76 एवरेज मान लीजिए 75 जिसका आ रहा होगा, 74% आ रहा होगा, उसको अपनी एग्जाम के लिए मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए बिना कोई टाइम गवाए। क्लियर। और जो लोग 70 भी टच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। उन्हें अभी अभी उन्होंने तैयारी की है, और जो याद रखिएगा कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए ना कोई संडे होता है, ना कोई त्योहार होता है, और ना कोई उत्सव होता है। आपने कल पेपर दिया है संडे 21 मई को, आप 22 मई से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। जिन लोगों का स्कोर कम जा रहा है वो, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपने दोस्तों पढ़ा पूरा है, आपको आपका अभ्यास जो है वो जारी रखना है। अभ्यास को जारी रखिए, और मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं जिस तरीके से आप आपका स्कोर अगली परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ये मूल मंत्र है। अगर अगली एग्जाम में आप 100% चाहते हो कि 85 प्लस क्वेश्चंस हो, तो क्या करेंगे आप लोग? जिनका नहीं हो रहा है वो लोग करेंगे करंट अफेयर का करंट टू कोर जाएंगे डिटेल में। इसको पढ़िए आप, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करिए, रोज एक सेट लगाइए, रोज एक सेट लगाइए, कंटिन्यू करते रहिए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि मुझे रोज एक पेपर लगाना है। अब जो रोज एक सेट लगाएंगे आप, उसमें 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे जीएस के। अब ये 100 प्रश्न में आपके जो सही हैं उनको छोड़िए, जो गलत है ना उन पर शोध करिए कि ये गलत क्यों जा रहे हैं। क्लियर। और इससे संबंधित 2-4 फैक्ट्स आप लोग देख लीजिए। अगर आपके किसी भी टेस्ट पेपर में 10, 20, 30 प्रश्न भी अगर गलत गए हैं, और अगर आप उन पर शोध करते हैं, उनके आगे पीछे की 2-3 जानकारी लेते हैं, तो मान लीजिए 20 प्रश्न आपके गलत गए हैं, ठीक है, और 20 के आपने 3 फैक्ट भी, 4 फैक्ट भी अगर आपने नए निकाले हैं और उनको आप डेली पढ़ेंगे, तो ये मानकर चलिए कि लगभग 80 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं एक पेपर से। और चूंकि अगली एग्जाम में टाइम है, तब तक आपका जीके कितना स्ट्रांग हो जाएगा ऐसे प्रैक्टिस करते करते। तो अभ्यास जारी रखिएगा। आपका प्रश्न लगाना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर का करंट टू कोर स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्लियर। इस पेपर में भी अधिकांश मुद्दे ऐसे ही देखने को मिले हैं मुझे जो चर्चा में रहे थे। और दूसरी बात है कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एमपी हो, इनको आपको छोड़ना नहीं है। अपने डे टू डे के टाइम टेबल में हर आधा एक घंटा जो है वो इनको दीजिए, डेली इनका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सेट लगाइए, करंट टू कोर करंट की स्टडी कीजिए। आपका अगला जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। और इसमें एक आपको बोनस फायदा भी है। फायदा क्या है कि जब आप करंट टू कोर स्टडी करेंगे ना, तो आपका मेंस भी यहां पर प्रिपेयर होता है। तो आपको प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को लेकर चलना है, ना कि ओनली प्री पर छोड़ देना है। क्लियर। तो इस प्रकार से स्टडी करते रहिएगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जिनका होने वाला है, जिनको ऐसा लगता है कि हम 75% प्लस निकल जाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको मेंस की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप जीरो से प्रिपेयर करेंगे, यहां पर आपको टेस्ट देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितना आप लिख सकते हैं उतना आप लिखिए। लिखने की प्रैक्टिस के आधार पर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, तो ये आपके याद रखना है एग्जाम के लिए। क्लियर दोस्तों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगली बार नए लेक्चर में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।